हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने नीरज जी के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि मध्यकालीन इतिहास के इस क्रम में आज हम मध्य सल्तनत काल के बारे में जानेंगे। और सल्तनत काल के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमें किस क्रम में पढ़ना है, क्योंकि विद्यार्थियों को एक क्रम जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप क्रम जान लेते हैं तो चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। तो एक बार आप देखेंगे कि हमें किस क्रम में पढ़ना है और कौन कौन शासक महत्वपूर्ण है, जिससे विभिन्न एग्ज़ामों में बनने वाले क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनते हैं। ठीक, सल्तनत काल, जो सल्तनत काल है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक यह सल्तनत काल चलता है, जो प्रमुख 5 वंश में डिवाइड है। इसके बारे में जानेंगे। जो सल्तनत काल है, क्योंकि जब कोई उत्तराधिकारी बनता था तो वह सर्वप्रथम जो है खलीफा से अनुमति लेता था, और फिर वह अनुमति लेने के बाद वह सुल्तान पद पर बनता था, जिसे हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। तो सल्तनत काल को जानने से पहले हम पिछले बैकग्राउंड की ओर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर जानेंगे आगे। तो जब अरबों का आक्रमण हुआ था, अरबों के आक्रमण के इस क्रम में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, और उसी ने सर्वप्रथम आक्रमण किया। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी द्वारा आक्रमण किया गया, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी द्वारा आक्रमण किया गया। लेकिन कोई भी वास्तविक जो है रूप से अगर कोई बढ़िया मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर पाया था तो वह मोहम्मद गोरी था। और मोहम्मद गोरी ने भारत के आंतरिक भागों में यह आक्रमण करता है, और कन्नौज जैसे मध्य पॉइंट पर यह क्या करता है, अपना आधिपत्य बनाता है, और संपूर्ण भारत पर यह अपना अधिकार जमा लेता है। और अधिकार जमाने के इस क्रम में कि जब यह अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, विस्तार करने का तात्पर्य है कि जब वह युद्ध को जीत जाता है तो वह अपने गौर प्रदेश में चला जाता था, और वह जो उसका साम्राज्य हुआ करता था वह अपने किसी सेनापति को देकर जाता था, और वह सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब वह जाता है यहाँ से अपना पूरा साम्राज्य देकर गौर प्रदेश में, तो खक्कर जनजाति द्वारा 1206 ईस्वी में उसकी वहाँ हत्या कर दी जाती है। तो वह जो साम्राज्य दिया था तो उसका कार्यभार उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक चला रहा था। तो हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश या दास वंश की संस्थापना या स्थापना किया था। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का दास था या गुलाम था। यह जो है ये दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना करता है, और कहीं कहीं इसका जो है ममलूक वंश नाम मिलता है। इतिहासकारों ने इसे ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है 11 शासकों में केवल 3 ऐसे शासक थे जो दास या गुलाम थे। वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इसके अलावा इल्तुतमिश थे, और तीसरा गयासुद्दीन बलबन थे। तो ये जो 3 थे ये दास थे या गुलाम थे। इसके अलावा जो अन्य थे, तो इतिहासकारों ने ऐसा कहा कि इसको केवल दास कहना या गुलाम वंश कहना उचित नहीं है। तो ऐसे में वह क्या करते हैं कि इसे ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है 11 शासक है, इसमें से ऐसा ऐसे प्रश्न बनेगा कि कौन ऐसा शासक है जो ममलूक वंश से संबंधित है। तो हम जानेंगे कि कौन ऐसा है जो गुलाम वंश से संबंधित। जैसे दे दिया कि गयासुद्दीन बलबन किस वंश से संबंधित है, तो हम कहेंगे या ममलूक वंश से संबंधित है, या दास वंश या गुलाम वंश से संबंधित है। ठीक, तो आइए जानते हैं कि कौन इसमें से इम्पोर्टेंट है और इसका क्रम क्या है। तो गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से जब गोरी की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे शासन कर रहे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है, और यह जो है 1290 तक इसका कार्यकाल चलता है। सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था,
1206 ईस्वी से 1210 ही ईस्वी तक यह केवल शासन कर पाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह जो है शासन लाहौर के क्षेत्र से, लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है, वहाँ से यह शासन कर रहा था। मतलब लाहौर वाले क्षेत्र से ही यह शासन करता है। और फिर इसके बाद इसका पुत्र आराम शाह शासक बनता है और कुछ ही महीने तक यह शासन कर पाता है। आराम शाह केवल कुछ ही महीने तक यह शासन करता है। यह एक प्रकार से एक अयोग्य शासक था। तो उसके बाद जो इल्तुतमिश शासक बनता है और इल्तुतमिश ने यह लाहौर से नहीं बल्कि यह दिल्ली से यह शासन चलाने का प्रयास करता है। तो इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहा जाता था। यह वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था या दामाद था। और इसका कार्यकाल है 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक यह शासन करता है। कहने का मतलब है, एक चीज़ याद रखेंगे, यह दिल्ली से शासन कर रहा था जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन चला रहा था। और इसी वजह से इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और आगे वीडियो में हम इस सभी को अलग अलग वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन करते हैं। यह भी एक प्रकार से अयोग्य शासक थे। इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर जो पांचवा शासक रजिया सुल्तान के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो रजिया सुल्तान थी, प्रथम मुस्लिम शासिका थी। मतलब प्रशासन व्यवस्था में ऐसी प्रथम शासिका थी जिसने शासन व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया। और किस प्रकार चलाएं उसके बारे में आगे हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कैसे इनका कार्यकाल रहा और कैसे कैसे इनका संघर्ष हुआ। कहने का मतलब कि रजिया सुल्तान ऐसी प्रथम मुस्लिम शासिका थी सल्तनत काल की जिन्होंने प्रशासन व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया। इसके अलावा रजिया सुल्तान के बाद इसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहा। इसके अलावा बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद और नसरुद्दीन महमूद का कार्यकाल 1240 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक 1266 ईस्वी तक इन लोगों का कार्यकाल रहा। ये लोग एक प्रकार से एक अयोग्य शासक थे। इनसे बहुत कम क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा जो मुख्य एक दो बिंदु हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो जब इनके बाद कोई ऐसा वास्तविक मतलब कोई ऐसा मजबूत शासक नहीं बन पाया था, तो इसके बाद 1266 ईस्वी में एक शासक आते हैं बलबन, गयासुद्दीन बलबन। जो है बलबन ने रक्त और लौह की नीति के आधार पर इस शासन को फिर से एक बार मजबूत करने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक यह मजबूत किया। और बलबन के बारे में जानेंगे। और बलबन से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है कि इकता और जब्ता प्रथा किसने चलाया, इसके अलावा तुर्गानी चहलगानी किसने चलाया, ये सब जो तमाम क्वेश्चन है इसको हम जानेंगे। फिर इसके बाद क्यूमर्स, कैकुबाद और क्यूमर्स, मतलब कैकुबाद के बाद क्यूमर्स जो है सबसे अंतिम शासन बनता है गुलाम वंश का। इसके बारे में जानेंगे। कहने का मतलब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको हम विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, यहाँ तक कि पीटी एग्ज़ाम के लिए भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको जो आने वाले वीडियो में जो सारे क्वेश्चन को समाहित किया जाएगा। यदि आप अगर इसको एक बार आप पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे तो मतलब निश्चित रूप से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और हमको खासकर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में और रजिया सुल्तान के बारे में और बलबन के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है और बनने वाले क्वेश्चंस को ध्यान में देना है। ठीक, तो ये प्रमुख 5 वंशों में जो पहला वंश है गुलाम वंश के बारे में जाना। और जो क्यूमर्स थे, गुलाम वंश के अंतिम शासक थे, इनकी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने
खिलजी वंश की स्थापना की, जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश चलता है। तो खिलजी वंश के संस्थापक में हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है एक बहुत बुजुर्ग शासक थे। लगभग इनकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी, और 70 वर्ष की आयु में जब यह शासक बनते हैं तो उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद जो है देवगिरी ऐसा है कि मतलब देवगिरी अभियान जब करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो उसमें कुछ पैसा वैसा बचा लेते हैं, तो उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि अब जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बनने लायक नहीं है, अब मैं ही शासक बनने लायक हूँ। तदुपरांत जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा फिरोज शाह तुगलक की हत्या कर दी जाती है, और फिर अलाउद्दीन खिलजी फिर से शासक बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है, जो अपने बाजार नियंत्रक प्रणाली और सैनिक व्यवस्था और प्रशासन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आने वाले वीडियो में। इसके अलावा इसका कार्यकाल जो है 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे, और इससे भी कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन से बनता है। और इसके बाद मुबारक शाह के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहा है। इसके बाद फिर हम नसीरुद्दीन महमूद के बारे में अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब है खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी पर हमारी विशेष नज़र होगी, और जितना भी फैक्ट बनेगा उसको हम जानेंगे। और मुबारक शाह और नसीरुद्दीन महमूद जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम देखेंगे। फिर खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश चलता है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं, जिनका कार्यकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक चलता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु एक दुर्भाग्यवश हो जाता है किसी कारण से, कि मतलब कारण यही था कि उनकी मृत्यु एक ऐसा महल का निर्माण कराया गया था, या इसकी चाल थी कि दुर्भाग्यवश एक लकड़ी गिरता है और उसी दौरान जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, जिसका जिक्र अगले वाले वीडियोज़ में थोड़ा बहुत किया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसको ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और इनकी मृत्यु के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के पश्चात जो है मोहम्मद बिन तुगलक शासन पर बैठता है, और यह एक बहुत शिक्षित शासक था। यह बहुत शिक्षित शासक था, मतलब बहुत पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन यह एक असफल भी शासक था, क्योंकि पढ़ा तो बहुत था लेकिन असफल था, क्योंकि इसने काफ़ी अभियान किया था, जैसे नया मुद्रा चलाया था और कर वृद्धि कराया, कुरासन अभियान कराया, कराची अभियान कराया, लेकिन जो है इसके सारे मिशन जो है फ्लॉप निकल गए, सारे मिशन जो है फेल निकल गए। दुआ में कर वृद्धि करा, ये भी फ्लॉप निकल गया। कहने का मतलब यह तो एक प्रकार से शिक्षित तो था, लेकिन इसका मिशन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इनको भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठते हैं, और फिरोज शाह तुगलक जो है एक कल्याणकारी शासक के रूप में जाने जाते हैं, और इनके प्रमुख कार्यों का जिक्र किया जाएगा। फिर इसके बाद इनका कार्यकाल जो है 1351 से 1388 ईस्वी तक चलता है। फिर इसके बाद काफ़ी ऐसे शासक बनते हैं जो एक अयोग्य शासक होते हैं, जिससे कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है, तो उसको भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। और जो अंतिम शासक कोई था तो वह तुगलक वंश का नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। मतलब जो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। यह
अंतिम शासक था और इसी के समय जो है तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। इसी के समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ये चीज़ याद रखेंगे कि तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय काल में हुआ था, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय काल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। हालांकि तैमूर लंग जो है यहाँ से आक्रमण करके वह वापस चला जाता है, लेकिन इसका जो सेनापति होता है खिज़र खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। जानेंगे कि सैयद वंश जो एक चौथा है, सैयद वंश की स्थापना खिज़र खां करता है और इसका पूरा कार्यकाल 1414 से 1551 तक रहता है और इसके संस्थापक के रूप में खिज़र खां जाने जाते हैं, जिनका कार्यकाल 1414 से 1421 तक है। फिर इसके बाद मुबारक शाह बनते हैं और इनका कार्यकाल 1421 से 1434 तक रहा है। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह बनते हैं, फिर अलाउद्दीन आलम शाह बनते हैं। और फिर पांचवा वंश जो है लोदी वंश। जो लोदी वंश ये एक अफ़गान थे, ये अफ़गान मुसलमान थे। कहने का मतलब जो शुरू के 3 हैं वो एक तुर्क थे, तुर्क मुसलमान थे, और ये जो लास्ट के ये लोदी ये जो अफ़गान थे। इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि पूछा गया है कि ये जो लोदी जो है एक अफ़गान थे। लोदी वंश जो है सल्तनत काल के 5 वंशों में अंतिम वंश है और जो जिसका कार्यकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक चलता है। और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में गलती होती है कि काफ़ी लोग इब्राहिम लोदी लगा के चले जाते हैं या सिकंदर लोदी लगा के चले जाते हैं, एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। तो याद रखेंगे कि जो लोदी वंश के संस्थापक है बहलोल लोदी है और बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक कार्यकाल इनका है। ये सबसे लंबा कार्यकाल है, इसको भी आप ध्यान देंगे, यह सबसे लंबा कार्यकाल है। तो थोड़ा सा इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर सबसे लास्ट में हम जानेंगे इब्राहिम लोदी के बारे में। इब्राहिम लोदी एक ऐसा अफ़गान था जिसकी मृत्यु जो है युद्ध भूमि में हो गई थी, नहीं तो कोई ना कोई संधि हो जाता था या कोई साम्राज्य, जैसे साम्राज्य में एक ऐसा शासक था जिसका मृत्यु जो है युद्ध भूमि में हो गया था। इब्राहिम लोदी का संघर्ष जो है 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका सामना जो है बाबर से होता है और बाबर द्वारा इसे पराजित करके मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है। मतलब जब इसकी डेथ होती है या युद्ध में हार जाता है तो सल्तनत काल वहीं से ख़त्म हो जाता है और बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना करते हैं। इसके पढ़ने के बाद हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि जो सल्तनत काल है ये पूरा सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक प्रमुख 5 भागों में यह बांटा गया, प्रमुख 5 वंशों में यह बांटा गया है, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश। और गुलाम वंश में प्रमुख 11 हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान और बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन और कैकुबाद क्यूमर्स। इसके अलावा खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह, नसीरुद्दीन महमूद। इसके अलावा तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। कहने का मतलब है कि लगभग 1 या 2 वीडियो में एक वंश को, फिर एक वीडियो में या 2 वीडियो में दूसरे वंश को और तीसरे वीडियो में एक वंश को, और जो है सैयद वंश, लोदी वंश को कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में दोनों को समाहित कर दिया जाए, क्योंकि जो सैयद वंश और लोदी वंश से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश से विभिन्न एग्जामों में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आशा करता हूँ कि ये जो है पाठ्यक्रम आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और जानेंगे
कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह है एक कुतुबी राजवंश से संबंधित है, और इसके अलावा इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन रजिया, और इसके अलावा ये शमसी राजवंश से संबंधित है, और गयासुद्दीन बलबन और किरमश और कैकुबाद ये तीनों बलबनी वंश से संबंधित हैं। ये आशा करता हूँ कि ये जो है पूरा जो पाठ्यक्रम हमें किस बेस पे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले जो है मैंने जो भी वीडियो पढ़ाया है और उसको आप निश्चित तौर पे देखेंगे, क्योंकि एक समझ बनाने के लिए विद्यार्थियों को एक ऑरेंज क्रम में कैसे कैसे हमको पढ़ना है उसको जानना ज़रूरी होता है। ठीक, और अगर आप इसके बाद आप क्वेश्चन को हल करेंगे, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे, तो निश्चित तौर पे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो कल से देखेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।